मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एनएम पीजी कॉलेज, हनुमानगढ़। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक प्लेटो। प्लेटो को सबसे महत्वपूर्ण जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हुए हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राजनीति विज्ञान के जो प्रारंभिक अध्ययन है उसमें प्लेटो का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की बात करते हैं तो उसमें जो पाश्चात्य देश हैं उनसे जुड़े हुए जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं या विचारक हैं उनका नाम लिया जाता है। मुख्यतः प्लेटो का संबंध यूनान से था, तो जब यूनानी राजनीतिक चिंतन की बात आती है तब भी प्लेटो का अध्ययन किया जाता है। मुख्यतः यूनानी राजनीतिक चिंतन में कई राजनीतिक विचारक शामिल हैं, जैसे कि सुकरात है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है। इनका अध्ययन हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों विशेषकर यूनानी राजनीतिक चिंतन में करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वह प्लेटो है, यानी प्लेटो ने राजनीति विज्ञान के संदर्भ में क्या विचार दिए, क्या महत्वपूर्ण उसकी विचार और रचनाएं रही, उसने क्या कुछ कहा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम प्लेटो के बारे में जो सामान्य परिचय है उस पर बात करेंगे, जैसे उसका जीवन परिचय, उसके द्वारा लिखी गई मुख्य रचनाएं, उसकी अध्ययन शैली, उसका जो वैचारिक आधार था वह, और उसके गुरु सुकरात का क्या क्या प्रभाव उस पर रहा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है, और यह भी माना जाता है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत, उसके महत्वपूर्ण विचारों की शुरुआत पाश्चात्य जगत और विशेषकर यूनान से हुई। तो इस दृष्टि से भी इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, और वह पाश्चात्य जगत का पहला ऐसा आदमी था जिसने यूटोपिया यानी आदर्श राज्य की बात कही थी। प्लेटो का गुरु सुकरात था। सुकरात ने भी अपने विचारों को उस समय लोगों तक पहुंचाया था, जिसका कि उस समय की राज्य सत्ता के द्वारा विरोध भी किया गया था, और आगे चल कर के उस राज सत्ता के विरोध के चलते सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था, और इस घटना ने प्लेटो को काफ़ी प्रभावित भी किया था। प्लेटो का पारिवारिक नाम अरिस्टोक्लीस था, लेकिन जैसा कि उसका डील डोल था वह काफ़ी सुडौल, सुंदर और पुष्ट शरीर को देख करके सुकरात ने उसको प्लेटो का नाम दिया था। अपनी युवावस्था में अरिस्टोक्लीस, जिसे हम समकालीन उसके उपनाम प्लेटो के नाम से जानते हैं, काफ़ी क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था, और उसका मानना था कि उसका जो जन्म है वह सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है, ताकि वह सक्रिय राजनीति से जुड़कर कुछ कर सके। किंतु जब वह गुरु के पास आया, यानी सुकरात के पास, उसने लगभग 8 साल तक शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उन परिस्थितियों के कारण एक कुशल राजनीतिज्ञ के स्थान पर वो एक महान राजनीतिक चिंतक बन गया, क्योंकि उसने देखा कि एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने उसके शिक्षक जो सुकरात थे उनकी हत्या कर दी थी, और इसी घटना से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, और इसी कारण उन्होंने अपना जो चिंतन का रास्ता था, जो कार्य का रास्ता था, उसको बदल लिया, और उनका विश्वास प्रजातंत्र और सक्रिय राजनीति से उठ गया, और उन्होंने अपना मार्ग ही परिवर्तित कर लिया। और जब सुकरात की हत्या हो गई, उसके बाद प्लेटो काफ़ी समय के लिए उस स्थान से चला गया, और लगभग 12 वर्ष के भ्रमण के बाद वह पुनः लौटा, और अब उसने
अपनी स्वयं की एक शिक्षण संस्था, जिसे उसने एकेडमी नाम दिया था, वो खोली, और जो कि उस समय काफ़ी प्रसिद्ध रही थी और प्रथम विश्वविद्यालय होने का उसे गौरव प्राप्त है। वह अपने विचारों के आधार पर जो बदलाव करना चाहता था और उसका जो मुख्य उद्देश्य था एक आदर्श राज्य, उसी के आधार पर उसने एक शासक, सिराक्यूज के एक शासक थे डायनोसियस, को अपने आदर्श या यूँ कहें कि दार्शनिक शासक बनाने का उसने प्रयास किया, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाया और वो पुनः एथेंस लौट आया और उसने महसूस किया कि सैद्धांतिक आधार पर उसने जो कुछ कल्पना की है उस कल्पना को व्यवहारिक रूप दे पाना बड़ा मुश्किल है। और यही बात उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में भी नज़र आती है। उसने जो ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो थे जैसे द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। इसमें द रिपब्लिक जो है उसने प्रारंभिक अपने समय में लिखी थी, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में द स्टेट्समैन, और अंत में अपनी मृत्यु से पूर्व उसने द लॉज की रचना की थी। इसके अलावा उसने अन्य और भी काफ़ी ग्रंथ लिखे, लेकिन ये 3 रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथों में जो कुछ लिखा उससे पता लगता है कि उसके विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे। जो विचार उसने रिपब्लिक में रखे थे या द स्टेट्समैन में रखे थे, वो लॉज उसकी जो रचना थी वहाँ तक आते आते उसमें परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि रिपब्लिक और स्टेट्समैन में उसने काल्पनिक बातें की थी और अपनी एक पद्धति निगमनात्मक का उपयोग किया था, जबकि द लॉज में उसने कानून या विधि को महत्वपूर्ण मान लिया था। प्लेटो ने अपनी रचनाओं में जिस शैली का या अध्ययन पद्धति का उपयोग किया है वह पद्धति मुख्यतः संवाद अथवा वार्तालाप शैली कहलाती है। इसी शैली का उपयोग उसके गुरु सुकरात ने भी किया था। इसमें वह घटनाओं के आधार पर सिद्धांतों का नियमितीकरण नहीं करता, बल्कि किसी विचार विशेष को लेकर उसका विश्लेषण और परीक्षण करता है। कहने का तात्पर्य है कि वो कोई एक आदर्श पहले स्थापित करता है और उस आदर्श को लागू करने के लिए या सिद्ध करने के लिए वो उसके आसपास की बातों को उसके अनुरूप स्वीकार करता है या बताता है। इस प्रकार के परीक्षण से प्राप्त विभिन्न विचारों की बार बार परीक्षा करके अंत में वह सत्य की स्थापना करने का प्रयास करता है। उसकी इस अध्ययन विधि को हम रचनात्मक पद्धति कहा जा सकता है, जो कि बौद्धिक दृष्टि से सृजनात्मक थी। उसने जो पद्धति अपनाई थी उस पद्धति का नाम था निगमन विधि या निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि में तथ्य बाद में लिए जाते हैं, पहले आदर्श या एक कल्पना ली जाती है और उस कल्पना के इर्द गिर्द से ऐसे तथ्य जुटाए जाते हैं जो उसे सही सिद्ध कर सके। प्लेटो की जो रचनाएं हैं उनका रूप प्रारंभ से लेकर अंत तक संवादों का है, यानी वार्तालाप का है। व्याख्याता या शिक्षक होने के साथ ही प्लेटो एक महान लेखक भी था, इसलिए जब उसने कागज़ और कलम का सहारा लिया तो निश्चित है उसने वही लेखन शैली अपनाई जो एकेडमी के छात्रों के साथ साथ वाद विवाद की शैली के अनुरूप थी। प्लेटो ने जो संवाद शैली अपनाई उसके संवादों में सुकरात एक प्रमुख पात्र या अधिवक्ता है जो कि स्वयं प्लेटो के विचारों को अभिव्यक्त करता है। उसने अपनी संवाद शैली में अपने विचारों को रखने के लिए उस समय के अलग अलग पात्रों को लिया है, जो कि वास्तविक रूप से जिन पात्रों के जो विचार थे वह उन विचारों को रखते हैं, और अपने विचारों को रखने के लिए उसने पात्र के रूप में अपने गुरु के नाम का उपयोग किया। यानी सुकरात उसके रचनाओं में जो कुछ बोलता है वह, इसका मतलब है कि वो प्लेटो खुद बोल रहा है। इसी कारण प्लेटो और सुकरात के विचारों को अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है। यह पता नहीं लग पाता कि आखिर प्लेटो के मूल विचार कौन से हैं और सुकरात को मूल विचार कौन से हैं। अपनी इन रचनाओं में प्लेटो ने अपने जो सिद्धांत है उनकी पुष्टि अलग अलग दृष्टांतों यानी उदाहरणों के माध्यम से की है। निश्चित रूप से प्लेटो एक निगमनात्मक और कल्पनावादी दार्शनिक था। पाश्चात्य संसार में कल्पनावादियों में वह सबसे प्रथम और सर्वोपरि है। ऐसी काल्पनिक और निगमनात्मक
शैली का उपयोग करने वाला वह पहला विचारक माना जाता है पाश्चात्य जगत में। उसके जो 3 ग्रंथ हैं, उन तीनों प्रमुख ग्रंथों के पात्र परस्पर में जो संवाद प्रस्तुत करते हैं, उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है आदर्श राज्य की खोज करना। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि जो राज्य है वर्तमान में, जिसे वह पहले सुकरात की मृत्यु से पूर्व या हत्या से पूर्व जो आदर्श मानता था, वास्तव में वह आदर्श नहीं था और वह आदर्श उसके दिमाग से खंडित हो चुका था। और अब वह एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता था जहाँ न्याय स्थापित हो सके, जहाँ एक दार्शनिक राजा स्थापित हो सके। उसी को आधार मानते हुए उसने अपनी रचनाएं लिखी थी और जो संवाद शैली अपनाई उसके माध्यम से वह सिद्ध करना चाहता था कि आदर्श राज्य आखिर क्या है। यानी वाद और प्रतिवाद या वाद विवाद के माध्यम से वह उस सत्य तक पहुंचना चाहता था। प्लेटो के यदि विचारों की बात करें तो उस समय के समकालीन जो विचारक थे उनका निश्चित रूप से उस पर प्रभाव रहा है, विशेष रूप से पाइथागोरस और सुकरात। सुकरात चूँकि उसका गुरु था और गुरु होने के नाते उन्होंने लगभग 8 वर्ष तक लगातार उनसे जो शिक्षा प्राप्त की, तो उनके विचारों का काफ़ी प्रभाव उस पर पड़ा। और शायद यही कारण है कि उसका ऐसा कोई विचार हो जिस पर उसके शिक्षक का प्रभाव ना हो। इसी संदर्भ में एक विचारक मैक्सी ने कहा भी है कि प्लेटो के दिल और दिमाग ने अपने शिक्षक के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। मतलब कि उसके विचार और सुकरात के विचारों को देखते हैं तो उसमें साम्यता नज़र आती है और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पता लगाना कि कौन सा मूल विचार किस विचारक का है। विशेष रूप से सुकरात के जिन विचारों का उस पर अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा उनमें हम देखते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि सद्गुण और ज्ञान उन दोनों का अभेद्य मानना, यानी एक मानना। सुकरात भी सद्गुण और ज्ञान को अभिन्न मानता था। उसका मानना था कि जिस ज्ञान का आचरण से यानी व्यवहार से कोई संबंध न हो और जो केवल ज्ञान के लिए अर्जित किया जाए, ऐसे ज्ञान का उस यूनानी दार्शनिक यानी सुकरात की दृष्टि में कोई विशेष अर्थ नहीं था। ज्ञान, उसका मानना था कि ज्ञान केवल कुछ सूचनाओं का संकलन मात्र नहीं है। ज्ञान बुद्धि के माध्यम से समुचित व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और इसी बात को प्लेटो ने भी स्वीकार किया है। प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका केंद्रीय विचार या जो मूल विचार है वो यही है कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। इसका मतलब है कि संसार में कुछ सत्य वस्तुपरक हैं और उनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ये जो ज्ञान है किसी आंतरिक अनुभूति या कल्पना मात्र से प्राप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि संगत और तर्क संगत अनुसंधान से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, सद्गुण के स्वरूप के संबंध में भी इन दोनों के विचार में साम्यता देखी जा सकती है, यानी उस पर भी उसका प्रभाव है। जैसे कहें कि सद्गुण के स्वरूप की बात करें तो गुण या भलाई यानी वर्चू के स्वरूप के संबंध में भी प्लेटो सुकरात का निश्चित रूप से ऋणी है, क्योंकि सद्गुण के लिए यूनानी शब्द अरेती है जिसका हिंदी शब्दार्थ होता है उत्कृष्टता। सुकरात की तरह प्लेटो का भी मानना था कि प्रत्येक वस्तु की भलाई या गुण इसी बात में है कि वह अब जो उसमें गुण है उसकी संपूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है, वह कार्य वह अच्छे से करे। जैसे मान लीजिए कि चाकू है, उसका गुण काटना होता है, तो उसका वह अच्छा है या बुरा है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपना कार्य यानी वह कितना अच्छा या बुरी तरीके से काट सकता है। वैसे ही एक मनुष्य भी अन्य मनुष्यों की तुलना में अच्छा या बुरा हो सकता है। सुकरात की तरह प्लेटो का या प्लेटो के मत में भी अच्छे व्यक्ति में 4 गुणों का आवश्यकता है कि उसमें 4 गुण होने चाहिए, जैसे कि विवेक है, साहस, संयम और न्याय। ये चारों ही गुण संयुक्त रूप से ह्यूमन वर्च्यू अथवा उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति के अंदर सद्गुण का स्तर क्या है। इसी तरीके से शासन संचालन को लेकर के भी प्लेटो के विचारों पर सुकरात का प्रभाव रहा है। तो प्लेटो ने सुकरात से ये विचार भी लिया कि शासन संचालन अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है, वह ऐसे कोई सामान्य चीज़ नहीं है। उसको मानना था कि जैसे हर व्यक्ति जो कार्य वह करता है और जो अच्छे से कार्य करता है, जैसे कोई अच्छी तरीके से नाव चलाता है या डॉक्टरी पेशा करता है, तो वह कला है, वह उसे सीखनी होती है, वह उसे अच्छे से करता है। ठीक उसी प्रकार
शासन का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों को भी शासन संचालन का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक कुशल मूर्तिकार या निपुण संकेतज्ञ हो ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक योग्य शासक हो वह भी संभव नहीं है। इसलिए ऐसे ही किसी व्यक्ति को शासक नहीं बना देना चाहिए, बल्कि उसके लिए भी इस तरीके की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्लेटो ने यह भी माना कि जनता जो है वो बीमार रोगी की तरह है और शासक जो है उसका एक डॉक्टर की तरह है। जिस तरह डॉक्टर अपने मरीज को ठीक करने के लिए दवाइयाँ देता है, उसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर शासक को भी कठोर निर्णय या कठोर कदम उठाने पड़ते हैं उनको सही करने के लिए। इस तरह हम ये पाते हैं कि प्लेटो पर सुकरात का काफ़ी प्रभाव था और वो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होकर उसने अपने आदर्श राज्य की बात भी की है। उसने काफ़ी बातों को स्वीकार किया और इसीलिए कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि कौन सा विचार प्लेटो का है और कौन सा विचार अरस्तू का है। हम अपने अगले जो व्याख्यान है उसमें बात करेंगे प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक और उसके न्याय सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।